सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मेरे अरे बड़े भाई, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र नाथ जी भट्ट आज मेरे शो पे आए हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र भाई, अखिलेश यादव लगातार कुंभ पर लगातार उनके हमले जारी हैं और वो सनातनियों को, हम हिंदुओं की, हमारी आस्था को लगातार छेड़ रहे हैं। अभी उनका लेटेस्ट बयान आया है कि साहब, गोरखपुर से आने वाली ट्रेनें तो एकदम खाली जा रही हैं, कुंभ तो फ्लॉप हो गया है। सर, मुस्लिम तुष्टीकरण ठीक है, अच्छी बात है, उनको मुसलमानों का वोट लेना है, पर इस तरीके से बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करके क्या मतलब, उन्होंने हिंदू वोट बैंक को, सनातनियों को एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है क्या कि हमारे साथ कोई भी वो दुर्व्यवहार कर ले, कुछ भी बोल दें, हमारी आस्थाओं का चाहे जैसे मजाक उड़ा लें, हिंदुओं का जो वोट मिलना है वो तो मिलबे करेगा, खाली मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट की राजनीति में कोई पार्टी, कोई नेता इतना कैसे गिर सकता है? आप इसको कैसे देखते हैं? थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। जी 1990 अगस्त में विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। तब पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मंडल आयोग को लागू करने की घोषणा हुई थी। उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उन्होंने लखनऊ के पास जिला बाराबंकी है, आप जानते हैं, वहां पे उन्होंने एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए कहा कि भाइयों, मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। और भीड़ पागल हो गई, हिस्टीरिया हो गया। यानी अब डीएम और पीएम और सीएम तीनों यादव ही होंगे। अब आज मंडल लागू हुए 35 साल हो गए। अब 35 साल के बाद भी अखिलेश यादव पीडीए पर खड़े हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। यानी जो उस समय था वही आज है। तो यानी 9 दिन में ये 2.5 कोस भी नहीं चल पाए। तो अब करें क्या? तो अब कहते क्या है कि साहब, कुंभ में तीर्थ यात्री नहीं आ रहे हैं, ट्रेनें खाली जा रही हैं। उन्होंने उन्होंने मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए विशेषकर से कहा कि गोरखपुर से ट्रेनें खाली जा रही हैं। अरे, गोरखपुर से कोई विशेष ट्रेन पहली बात तो मेले के लिए चल नहीं रही है। ट्रेनें जितनी चल रही थी वो वैसे ही चल रही हैं। और जो विशेष ट्रेनें चल रही हैं वो सारी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है। और इसके अलावा उनको लग रहा है कि साहब, वो मुख्यमंत्री आवास के नीचे शिवलिंग है, उसकी खुदाई होनी चाहिए। अब वो ये भूल गए कि वो भी 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसी आवास में वो 5 साल रह चुके हैं। 3 बार उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, एक बार 1.5 साल, फिर 1.5 साल, फिर 4 साल। मुलायम सिंह यादव भी उसी बंगले में रहे। बहन मायावती जी भी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भी उसमें उसी बंगले में रही। चंदौली से उनके सांसद हैं वीरेंद्र सिंह, आप जानते हैं। उनका बयान आया कि संभल में जो बावड़ी जो खुदाई में मिल रही है वो राजाओं की अय्याशी का अड्डा था। और संभल में और चंदौसी में जो कूपों की खुदाई हो रही है उसमें जो मूर्तियां मिल रही हैं, उन्होंने उन्होंने कहा कि वो तो तवायफ देवी की मूर्तियां हैं। तो इस तरह के जब बयान दिए जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी में ने अभी तक ये नहीं कहा है कि क्या वो अपने सांसद के इस बयान का समर्थन करती है या उससे अपनी दूरी बनाती है, कुछ नहीं कहा। इसके पहले आपको याद होगा जनवरी 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण को लेकर अभियान चलाया था और जो जो मुद्दा तय हो चुका है उसके ऊपर विवाद खड़ा किया। उनके लोगों ने रामायण के पन्ने भी जलाए लखनऊ में अम्बेडकर पार्क के सामने। उनके ऊपर बाद में सरकार ने एनएसए लगाया, शायद वो अभी भी जेल में है। और रामायण के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये तो दलित पिछड़े वर्ग की नारियों का अपमान है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, जो तमिलनाडु के जो जो नेता थे बैकवर्ड कास्ट के, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के, ईवी रामास्वामी नाइकर, ये जिनको पेरियार कहा जाता है, उनकी एक किताब थी ट्रू रीडिंग ऑफ रामायण। उसके आधार पर 1970 में एक ललई सिंह थे, झीझक कानपुर के ललई सिंह यादव ने एक किताब लिखी थी, सच्ची रामायण।
और उसको लेकर के बहुत विवाद हुआ था और यूपी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी और बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी को हटा लिया था। पाबंदी उस पर आज भी नहीं है और वो किताब फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन पे। 2007 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तब समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी को परेशान करने की नीयत से इस पुस्तक को फिर से छापने का प्रयास किया। उस समय मुलायम सिंह यादव असेंबली में लीडर ऑपोजिशन थे और उन्होंने मायावती सरकार द्वारा इस पुस्तक पे लगाए गए बैन का समर्थन किया था। और वही समाजवादी पार्टी 15 साल के बाद फिर उसी किताब को ले आती है। तो जाति इनके पास एकमात्र मुद्दा है जिसके जरिए ये सनातनियों की एकता को रोक सकते हैं। और खाली अखिलेश यादव ही नहीं, आप देखिए रामायण को लेकर के बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो उनके अध्यक्ष हैं प्रदेश के जगदम्बा सिंह का बहुत ही भद्दा बयान आया। जो उस समय आरजेडी सरकार के शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर यादव, उन्होंने भी बहुत ही भद्दा बयान दिया, कहा रामायण तो कैंसर है। उसके बाद जो है तमिलनाडु में जो स्टालिन के बेटे जो वहां डिप्टी सीएम है उदयनिधि स्टालिन का बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बयान था कि सनातन धर्म तो कोरोना वायरस है, एचआईवी एड्स है और सारे गंदे गंदे जितने उपमाएं हो सकती हैं वो उन्होंने दिया। तो और उसके बाद आपने जून 2024 का लोकसभा चुनाव देखा, उसमें उनको ये समझ में आ गया कि जाति के मुद्दे में आग लगाए बगैर, जाति के मुद्दे को भड़काए बगैर बीजेपी के पीछे जो वोटों का कंसोलिडेशन है उसको रोका नहीं जा सकता। तो उन्होंने संविधान को मुद्दा बनाया, आरक्षण को मुद्दा बनाया। लेकिन और उसके बाद और एक मैं कहूंगा कि ये एक फ्रीक है, एक असामान्य घटना हुई कि समाजवादी पार्टी को 80 में यूपी में 37 सीटें मिल गई, कांग्रेस को मिल गई सीटें करीब 6, तो 43 सीटें मिल गई और बीजेपी का जो टैली वो घट के आ गई 37 पे या 36 पे। तो अब इससे उनको लगा कि बीजेपी का जो हिंदुत्व के नाम पर जो वोटर का कंसोलिडेशन था वो अब समाप्त हो गया है और राजनीति फिर से 1990 के मंडल युग में आ गई है। लेकिन 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो हरियाणा का असेंबली का चुनाव परिणाम आया अक्टूबर 8 2024 को, तो 14-19 की तुलना में बीजेपी की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया 2024 में थी और उसको 48 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला। आपको याद है कि 2019 में बीजेपी को हरियाणा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और जो बाकी उनकी उम्मीद थी वो 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो उससे इनका पीडीए और इनका संविधान और जाति और आरक्षण उसको एक और धक्का लगा जब बीजेपी को 280 या 84 में अकेले 132 सीटें मिल गई और बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट को मिला करके लगभग 200 से ऊपर सीटें मिल गई और जितनी सीटें शिवसेना शिंदे गुट को मिली हैं उतनी मिलाकर के पूरे विपक्ष को नहीं मिली हैं जो उनका महाविकास आघाड़ी था। तो यानी जाति का मुद्दा आपका ध्वस्त हो गया। अब आ रहा है दिल्ली का चुनाव। दिल्ली के चुनाव में जाति मुद्दा ही नहीं है, वहां पे होड़ लगी हुई है कौन पार्टी कितना क्या फ्री दे सकती है। तो इसी नीति के चलते अखिलेश यादव जो है उनको लग रहा है अब यूपी में नवंबर में 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हुआ, 9 में 7 सीटें जो है बीजेपी ने जीत ली, समाजवादी पार्टी की सीट जीत ली। सबसे बड़ी जो बीजेपी की जीत थी वो थी कुंदरकी विधानसभा सीट मुरादाबाद में। वहां पे लगभग 55 से 60% वोट मुसलमानों का है, फिर भी वहां से बीजेपी का राजपूत प्रत्याशी जीत गया। तो संभल के विधायक जो थे इकबाल महमूद, उन्होंने भी दिसंबर में विधानसभा में कहा कि मुसलमानों का वोट लूट लिया गया। तो प्रतापगढ़ कुंडा के विधायक राजा भैया हैं, उन्होंने कहा कि यह बहुत आपत्तिजनक है, क्या हिंदू बाहुल क्षेत्रों से जो मुस्लिम उम्मीदवार जीत करके आते हैं तो क्या ये कहा जा सकता है कि हिंदुओं का वोट लूट लिया गया। तो उन्होंने यहां तक मांग कर डाली कि इकबाल महमूद के इस बयान को कार्रवाई से निकाला जाए। और बड़े पैमाने पर अब यूपी में चर्चाएं आप सुन रहे होंगे मुसलमानों के घर वापसी की, कुंभ मेले में हो या कुदरकी में हो और तमाम जगहों पे ऐसा हो रहा है। तो अखिलेश यादव इस समय जो है उनके सामने विकल्प जो है लगातार सीमित होते जा रहे हैं, कैसे अपनी राजनीति को कायम रखा जाए और कांग्रेस से भी उनकी तलखी बढ़ती जा रही है। आपने देखा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में
उन्होंने आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया है, जबकि कांग्रेस पूरे ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। तो और सारा खत और संभल का मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है कि आपने हमको फंसवा दिया, और जब हम संकट में हैं, हमारे घर और दुकान तोड़े जा रहे हैं, एक एक घर का सर्वे हो रहा है, और सांसद के जो जो जियाउर रहमान वर्क वहां के जो सांसद हैं उनके खिलाफ इतने मुकदमे हो गए हैं, बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया है, 1 करोड़ 92 लाख का बिल थमा दिया है यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने। उन्होंने अपना जवाब भी दिया, तो उसको जो है पावर कॉर्पोरेशन ने खारिज कर दिया कि ना, आपका उत्तर मान्य नहीं है और आपको पैसा देना पड़ेगा। और सांसद जी इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर को क्वैश करने से इनकार कर दिया, और पुलिस ने उनके ऊपर सीधा सीधा एफआईआर में आरोप लगाया है कि दंगा भड़काने की साजिश में वो शामिल थे। अब तक करीब उसमें जो है 60 लोगों को की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अभी जांच जारी है। अभी और इसके अलावा योगी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है, 1978 से जो दंगे हुए थे संभल में, सबका इतिहास अब खंगाला जा रहा है। उन्होंने विधानसभा में कहा कि 209 हिंदुओं की अब तक हत्या की जा चुकी है संभल में, और 189 हिंदुओं को 1978 में जिंदा जला के मार दिया गया, और ये मामला कहीं नहीं उठा। और 1947 में 54% आबादी थी हिंदुओं की संभल में, वो आज घट के 20% पे आ गई है। तो अब अखिलेश के सामने चुनौती ये है कि क्या वो अपने मुस्लिम वोट को, बैंक को बचाने के लिए, जिस तरीके से 1990 की कार सेवा जो अयोध्या में हुई थी विश्व हिंदू परिषद ने, और मुलायम सिंह यादव ने खुल करके एंटी हिंदू स्टैंड लिया था, और पूरे पूरे वो मुसलमानों की पार्टी हो गए थे। आपको याद होगा कि वहां पे 2 बार पुलिस फायरिंग हुई थी, 30 अक्टूबर 1990 को, फिर उसके बाद 1 नवंबर 1990 को, और काफी संख्या में कारसेवकों की उसमें मौत हुई थी। तो अखिलेश यादव में क्या इतना राजनीतिक कौशल, इतना राजनीतिक दमखम, इतना पॉलिटिकल एक्यूमेन है कि जो संभल में उनके सामने जो चुनौती खड़ी हुई है योगी सरकार के द्वारा, और जिस तरीके से उनको लड़ना पड़ेगा कांग्रेस से अपने मुस्लिम वोट को बचाने के लिए, क्या वो 2 मोर्चों पे लड़ पाएंगे? ये चुनौती है। और उस चुनौती का ये परिणाम है कि हताशा भरे बयान आ रहे हैं कि साहब वो कुंभ में लोग नहीं आ रहे हैं, गाड़ियां खाली जा रही हैं, और वहां पे और सरकार के तीर्थ यात्रियों की जो जो संख्या सरकार द्वारा बताई गई है वो संख्या फर्जी है। इस तरह के गैर जिम्मेदार इररिस्पांसिबल बयान उनकी ओर आ रहे हैं। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, नवंबर 21 2021 को प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। दिसंबर 2021 से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच में 19 करोड़ 13 लाख तीर्थयात्री काशी आ चुके हैं। जनवरी 22 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और तब से लेकर दिसंबर 2024 तक 11 महीनों से कम समय में करीब 12 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री अयोध्या आ चुके हैं। क्या यह संख्या फर्जी है? और सरकार के ये दावों में कितना दम है, इसका सबसे बड़ा आधार है कि वाराणसी और अयोध्या के होटल, धर्मशालाओं, मंदिरों में आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या, सरकार का टैक्स कलेक्शन, आज अयोध्या का जीएसटी कलेक्शन 1 महीने में 1800 करोड़ रुपए हो रहा है, जो गाजियाबाद के बराबर पहुंच रहा है। बताइए, कहाँ गाजियाबाद और कहाँ अयोध्या? क्या अयोध्या में कोई कोई इतना बड़ा औद्योगिक आधार है? नहीं है। क्या अयोध्या गाजियाबाद के बराबर का ट्रेडिंग सेंटर है? नहीं है। क्या अयोध्या में क्या अयोध्या देश की राजधानी के निकट है? नहीं है। तो ये जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि तीर्थयात्रियों की संख्या वास्तविक है। और आपने ये बात मीडिया में नहीं आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं अयोध्या जाकर के और काशी के लोगों के अधिकारियों को निर्देश दिया है, जो संख्या में तीर्थयात्री कुंभ मेले में आ रहे हैं, वो लौटते में काशी और मथुरा और अयोध्या तीनों जगह जाएंगे। और और अयोध्या में तो जो है सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं कुंभ मेले में स्नान करने के बाद। और बनारस तो बहुत करीब है प्रयागराज से, मुश्किल से 100 किलोमीटर है, वहां भी बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जो गुजरात से लोग आ रहे हैं वो मथुरा वृंदावन भी जा रहे हैं। तो एक तरीके से भारत में जो सनातन अर्थव्यवस्था का
जो रिवाइवल हो रहा है, जो पुनर्जागरण हो रहा है, आप देखिएगा आने वाले दिनों में इस अर्थव्यवस्था, ये जैसे जैसे इसका आकार बढ़ेगा, पूरे देश में इसका ध्यान जाएगा। कल को नीति आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय इकोनॉमिस्ट भी इसकी ओर ध्यान देंगे, और सरकार पे दबाव बनेगा कि पूरे देश में जो मंदिरों पे सरकार का कब्जा है, और 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जो जो दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में जो सरकारों को आय होती है मंदिरों से, ये आय हिंदू समाज को सौंपी जाए। और आपको पता ही है कि सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, और कुंभ मेले में संत समाज की बैठकें भी हुई हैं, वहां भी इसकी मांग की गई है, इसके पहले भी इसकी मांग की गई है। तो ये सारा जो सनातन इकोसिस्टम बन रहा है, उसके आगे ये जाति के आधार पर घृणा की राजनीति कहाँ ठहर पाएगी। उस राजनीति को जिंदा रखने के लिए उसका झंडा फहराता रहे, उसका परचम फहराता रहे, उसका अस्तित्व बना रहे, ये उसी की कोशिश है जो समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार सनातन धर्म के विरुद्ध इतना विश्ववमन किया जा रहा है, और ये चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। सर, मेरा एक प्रश्न है, मेरी एक जिज्ञासा है जी। मुसलमान समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से हट के राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ आकृष्ट हो रहा है, खिसक रहा है, इसमें आप कितनी सच्चाई मानते हैं? और आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, इसमें क्या मुसलमान वाकई समाजवादी पार्टी को छोड़ रहा है और इससे अखिलेश यादव बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? आप क्या मानते हैं? इसमें सच्चाई बहुत है। आपको याद होगा मई 2023 में जब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब कर्नाटक का पूरा मुस्लिम वोट एन ब्लॉक शिफ्ट हो गया था कांग्रेस की ओर, और जो एसडी कुमारस्वामी की पार्टी है जनता दल सेकुलर, उसके 19 उम्मीदवार से मुस्लिम सारे के सारे हार गए थे, और कांग्रेस के सारे मुस्लिम उम्मीदवार जीत गए थे। उसके बाद चुनाव हुआ तेलंगाना विधानसभा का 2023 में, वहां इसको दोहराया गया और मुसलमानों का एन ब्लॉक वोट मिला कांग्रेस को तेलंगाना में। AIMIM जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 ही कैंडिडेट जीत पाए थे, 2 या 3, और ओवैसी को भी अब की जो उसके अध्यक्ष हैं असादुद्दीन ओवैसी को भी विधानसभा वो लोकसभा का चुनाव जीतने में बहुत परिश्रम करना पड़ा था। और फिर आया भट्ट साहब की आवाज चली गई है, शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है। भट्ट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अचानक आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है और आपकी आवाज रुक गई है। आप थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। भट्ट साहब के शायद उनके एंड पे शायद कोई नेटवर्क इशू आया है और भट्ट साहब की आवाज भट्ट साहब का तो भट्ट साहब बता रहे थे कि ये जो थ्रेट है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर रहा है, दिस इज वेरी मच रियल। और जैसा कि आपने कर्नाटक और तेलंगाना का जो एग्जाम्पल दिया, उसमें वो स्पष्ट दिखाई दिया है। मैं दर्शकों की याददाश्त के लिए बताऊं कि सन 2009 में जब मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह जी की बातचीत हो गई थी और कल्याण सिंह जी भाजपा से नाराज होकर जब समाजवादी पार्टी में चले गए थे, तो मुसलमान इससे बहुत नाराज हो गया था कि आपने कल्याण सिंह को पार्टी में क्यों ले लिया। और 2009 के लोकसभा चुनाव में भी एक मुश्त शिफ्ट हो गया था कांग्रेस में। और आपको याद होगा कि 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 20 या 21 सीटें जिता दी थी। ये भट्ट साहब वापस आ गए हैं।
हेलो, भट्ट साहब का अभी कैमरा ऑन। हाँ जी सर, आइए जी। अरे गायब हो गई, एकदम से ऑफ हो गया था। जी जी जी। आ, तो हम आप लोग कहाँ बात तेलंगाना कर रहे बता थे? रहे थे, तेलंगाना की बात कर रहे थे। तेलंगाना में कांग्रेस को जो मुस्लिमों का वोट जी, मिला। आपका है, अब आपका हेल्डअप हो गया। जी नहीं, मैं तो आपको सुन पा रहा हूं। जी, तो तेलंगाना में जो के बाद जो है और उसके बाद जो है अच्छा, आपकी बात मुझे आ रही है। तो उसके बाद से कांग्रेस में ये एक्सरसाइज और ये अभियान तेज हो गया था कि हमें मुसलमान वोटों के ऊपर हमें केंद्रित करना है। और आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने जुलाई 2024 में लोकसभा के पहले सत्र में किस तरीके से हंगामा मचाया, किस तरीके से प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की गई, और किस तरीके से अभी पिछले सत्र में राहुल गांधी ने मनुस्मृति को जो है को लहराया। और आप देख रहे होंगे कि कभी भी महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, नरसिम्हा राव ने, मनमोहन सिंह के बारे में कभी वीर सावरकर के बारे में एक शब्द नहीं कहा। और राहुल गांधी ने क्या नहीं कहा सावरकर को लेकर के, तो उससे उनको लगता है कि उनको जो है इससे मुस्लिम वोट उनको मिलेगा। और जबकि ये लोगों को याद होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने जब वीर सावरकर बीमार थे तब उनको तब उनको अपने 10,000 रुपए की सहायता भेजी थी। और 19 में डाक टिकट था इंदिरा जी ने। और आज जो है राहुल गांधी गाली दे रहे हैं, कहा ये केवल इसीलिए हो रहा है कि कैसे मुसलमान वोटों को इकट्ठा किया जाए। आपका जी सर, कोई मुझे लग रहा है कोई थोड़ा सा नेटवर्क का हाँ, इशू है। हाँ, आवाज आपकी, जी जी चलिए जी। आप प्लीज तो कंटिन्यू तो कीजिए। अब तो अब कांग्रेस ने बिल्कुल, और आपने देखा होगा अभी परसों 2 दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जो सुनवाई चल रही है, उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल बेंच गठित की है, और जिसको हैं, और इस पर सुनवाई होनी है। और एक जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है अश्वनी उपाध्याय की पिटीशन है, और उसमें केंद्र सरकार ने भी अब कहा है 4 साल बाद ही हम अपनी काउंटर एफिडेविट दाखिल करेंगे। तो कांग्रेस ने एक पिटीशन मूव की है कि इस मामले में हमको भी सुना जाए, और ये मांग की है कि इस एक्ट को बनाए रखा जाए ताकि देश का जो सेकुलर कैरेक्टर है जो उस पे है। और ये भी समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना था कि लोकसभा चुनाव में हमको कांग्रेस से गठबंधन करना हमारे लिए एक तरीके से मजबूरी बन गया था, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो बड़ा हिस्सा जो है मुसलमानों का कांग्रेस की ओर जा सकता था। और जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली में जहां उसे ये स्पष्ट है भट्ट जी साहब की आवाज बीच बीच पे कट जा रही है और मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क इशू है। तो भट्ट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, कुछ कोई नेटवर्क इशू की वजह से हमारे संपर्क भट्ट साहब से टूट जा रहा है बार बार। तो बात मोटा मोटी हो चुकी है। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करेंगे
और भट्ट साहब से दोबारा जब कभी बढ़िया नेटवर्क होगा तो दोबारा चर्चा करेंगे किसी अन्य विषय पे। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। भट्ट साहब से हमारा संपर्क टूट गया, शायद कोई नेटवर्क इशू है, भट्ट साहब के ही एंड पे है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।